हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमने बाकी क्लासेस लिटरेचर की ले ली हैं। बेसिकली हम कौन से एरा पे थे? द रेनेसां पीरियड, जिसका हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। बस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, आज हम वो करेंगे। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, ये ईटीएस ऐप जो है उस पर क्लास होती है सर की पेड बैच चल रहा है ग्रामर का। तो जिसे भी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेनी है वो ईटीएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। बाकी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7 बजे क्लास होती है इंग्लिश ग्रामर की ईटीएस ऐप पर। 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है इसी चैनल पर ईटीएस पर। 5 बजे मेरी क्लास होती है लिटरेचर की और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है। तो ईटीएस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ये उसका लिंक है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे इंग्लिश बाय टाइगर सर तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। और ये जो ऐप है ईटीएस, ये उसका लिंक है, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमने ओल्ड इंग्लिश कंप्लीट कर लिया था, मिडल इंग्लिश, रेनेसां, एलिजाबेथियन, जैकोबियन, कैरोलाइन यानी कि प्यूरिटन पीरियड। ये कैरोलाइन कॉमनवेल्थ एक ही है। तो बेसिकली आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो क्लास में बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लासेस हमने कल ली थी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एज इज द प्यूरिटन पीरियड इंक्लूडेड? ये कल ही हमने डिस्कस किया है। कौन सा एरा, कौन सा एज थी वो जिसमें प्यूरिटन पीरियड इंक्लूडेड है? हमारा ही था द रेनेसां। रेनेसां पीरियड के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, मैंने अभी बताया आपको। फर्स्ट हमारा होगा एलिजाबेथियन। सेकेंड एरा हमारा था जैकोबियन एरा। हमारा थर्ड एरा था कैरोलाइन and fourth one was कॉमनवेल्थ। तो जो कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ एरा है इसे हम द प्यूरिटन पीरियड भी बोल देते हैं। इसमें कैरोलाइन में चार्ल्स वन ने रूल किया था, कॉमनवेल्थ में प्यूरिटन्स ने रूल किया था। ऑलिवर का नाम आपने सुना होगा, ऑलिवर क्रॉमवेल। बाकी प्रीवियस क्लासेस में आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। Cavalier poets is a broad description of a school of English poets of the 17th century who came from the classes that supported which monarch during the English Civil War? ये भी मैंने अभी आपको कल ही कराया है। इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी, किनके बीच हुई थी? कैवेलियर के बीच हुई थी, कैवेलियर्स। और सेकंड हमारे कौन थे? राउंड हेड्स। अच्छा, राउंड हेड्स थे कौन? राउंड हेड्स जो थे वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, यानी कि जो हमारे ऑलिवर क्रॉमवेल थे ये उनके सपोर्टर थे। और कैवेलियर्स कौन थे? जो चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? चार्ल्स वन। क्योंकि क्या हुआ था, प्यूरिटन एज में चार्ल्स वन ने रूल किया था। कहाँ तक रूल किया था? 1625 से 1649 तक चार्ल्स वन ने रूल किया था। चार्ल्स टू कब आए थे? चार्ल्स टू आए थे, आपने उनका नाम सुना होगा, ऑलिवर। अभी मैंने आपको बताया ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई थी 1658 में। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? उनका बेटा बैठा था, रॉबर्ट ऑलिवर ने इनवाइट किया था चार्ल्स टू को, उसके बाद इनको राज्य सौंप दिया था। तो 1660 में चार्ल्स टू ने रूल किया था इंग्लैंड में। जो चार्ल्स वन है उनका बेटा था चार्ल्स टू। ये एग्जाइल हो गए थे, मतलब छोड़ के सब कुछ चले गए थे क्योंकि इनके पापा को मरवा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। जेम्स वन किसके थे? जैकोबियन एरा में जेम्स वन ने रूल किया था। जो हमारे जेम्स सिक्स थे स्कॉटलैंड के, वही हमारे जेम्स वन बने थे इंग्लैंड के। तो ये आपको याद रखना है। रिचर्ड लवलेस spent 7 weeks in Gatehouse Prison, London in 1642. Here he wrote to Aletheia from prison. Prison से ही, मतलब जब वो जेल में थे रिचर्ड लवलेस, इन्होंने क्या लिखा था? अपना एक वर्क लिखा था टू
एल्थिया उनका नाम, मतलब वर्क का नाम था, टू एल्थिया। वॉट डज द ग्रीक वर्ड एलेथिया मीन? अब ये कह रहे हैं ये जो ग्रीक वर्ड है एलेथिया, इसका मतलब क्या था? इन्होंने अपनी वर्क में ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब था क्या। 7 वीक के लिए कहाँ पे गए थे? जेल में गए थे। और रिचार्ड लवलेस थे कौन? रिचार्ड लवलेस कौन थे? ये कैवेलियर पोएट थे, आपको याद रखना है। अच्छा, अब इनका जो वर्क था वो क्या था? टू एथलेथिया। एल्थिया में इन्होंने क्या लिखा था? इसका मतलब क्या होता है एलेथिया का? इसका मतलब होता है ट्रुथ। ये आपको याद रखना है। इनका जो वर्क है इसमें इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, 1642 इन्होंने ये लिखा है ना, 1642। ऐसा क्या हुआ था 1642 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है इसमें। जो थिएटर्स थे, थिएटर्स को क्लोज करवा दिया गया था, बंद करवा दिया गया था। जो ड्रामा था उसको बैन कर दिया था। और कहां से कहां तक? 1642 में सिविल वॉर हुई थी इंग्लैंड में। किनके बीच हुई थी? चार्ल्स वन के सपोर्टर्स एंड राउंड हेड्स, जो कि पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे। इन दोनों के बीच सिविल वॉर हुआ था। हिस्ट्री जिसको भी ये पढ़नी है, इसकी आपको प्रीवियस क्लास, मतलब मैंने कल ही क्लास ली है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, डिटेल में समझ आ जाएगा। Which of the following poets is not a component of the Cavalier poets? जो हमारे कैवेलियर पोएट्स थे, यानी कि चार्ल्स वन के जो सपोर्टर्स थे, इनको, अच्छा मैंने कल ही बताया आपको, कैवेलियर पोएट्स को और क्या कहते हैं? सन्स ऑफ बेन भी कहते हैं। यहाँ पे बेन का मतलब है जॉन बेंसन, सॉरी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के बारे में तो आपने सुना होगा। कौन थे ये? विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे। प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा आप। अच्छा, इनमें से कौन सा वो है, मतलब राइटर है, जो पोएट है, राइटर है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो कैवेलियर पोएट्स में इंक्लूडेड नहीं था, जिसको कैवेलियर पोएट्स में नहीं मानते हैं? कौन थे वो? हमारे जॉर्ज हर्बर्ट। ये कौन थे? जॉर्ज हर्बर्ट रिलीजियस पोएट थे, ना कि कैवेलियर पोएट। ये आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली बच्चे इसको लगा देते हैं कैवेलियर पोएट्स में ही भूल कर, लेकिन ऐसे गलती मत करना। हमारे जो कैवेलियर पोएट्स हैं वो ये थे, रॉबर्ट, थॉमस एंड रिचार्ड। तो जॉर्ज हर्बर्ट कौन थे? रिलीजियस पोएट थे। अ कॉमन थीम ऑफ कैवेलियर पोएट्री इज, अब इनकी थीम क्या थी? जो कैवेलियर पोएट्स थे इनकी थीम क्या थी? ये तो सबको पता होगा, कार्पे डियम। इसकी थीम क्या थी? कार्पे डियम। अच्छा, कार्पे डियम होता क्या है? कार्पे डियम का मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो यूपीएससी एसएसबी टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट सेंचुरी डू इज मेटाफिजिकल पोएट्री फ्रॉम? अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट्री किस में थी? कौन सी सेंचुरी में इंक्लूडेड है? 17th सेंचुरी में ये इंक्लूडेड थी। ये आपको याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट्री। और मेटाफिजिकल पोएट्री बेसिकली लिखते कौन थे? जॉन डन। लिखते तो वैसे काफी पोएट थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा जिसका मेटाफिजिकल उसमें नाम आता है वो जॉन डन थे। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के बारे में बोला भी था, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। क्या बोला था ड्राइडन ने? डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि डन ने किसके लिए यूज की, ड्राइडन ने किसके लिए यूज की थी? जॉन डन के लिए यूज की थी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बेसिकली ये सारे पूछे ही गए हैं एग्जाम में। Which author is considered a metaphysical poet? अच्छा, कौन सा वो ऑथर था जिसे मेटाफिजिकल पोएट कंसिडर किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कौन थे, हमारे जॉन डन थे। ये बहुत ज्यादा मेटाफिजिकल, उस पे कंसीट वगैरह, मतलब इन सब चीजों पे लिखते थे। ठीक है। The period from 1649 to 1660 is known as dash। अच्छा, ये कौन सा पीरियड था? 1625 से 1649, ये कौन सा पीरियड माना जाता है? कैरोलाइन। ये कैरोलाइन पीरियड माना जाता है।
1649 से 1660 कौन सा पीरियड माना जाता है? कॉमनवेल्थ पीरियड माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 कॉमनवेल्थ पीरियड। आपको ये याद रखना है। अच्छा, जैकोबियन एरा कहाँ तक था? 1603 टू 1625 हमारा जैकोबियन एरा था। एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में, और जो जेम्स वन थे उनको गद्दी पे बिठाया गया था 1603 से 1625 तक ये पीरियड चला था। 25 में जेम्स फर्स्ट जो थे उनकी डेथ हो गई थी, उनको मरवा दिया गया था। कैरोलाइन पीरियड, अभी मैंने बताया 1625 से 1649। रेस्टोरेशन पीरियड, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि रेस्टोरेशन पीरियड बेसिकली होता क्या है। अभी आप इतना जान लीजिए, 1660 से 1700 का जो टाइम पीरियड था वो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड में आता है। Which of the following is a mask written, यहाँ पे बाय आएगा, मिसप्रिंट हो गया, written by मिल्टन। अच्छा, वो कौन सा मास्क था जो कि मिल्टन ने लिखा था? मास्क होता क्या है? किसी भी प्ले में जब कोई भी मतलब जो उसके ड्रामा में, प्ले में जो कैरेक्टर्स होते हैं जो मास्क का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? मास्क प्ले होते हैं, वो मास्क ड्रामाज होते हैं। तो ये आपको याद रखें, ये इसकी क्लास भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वो कौन सा प्ले था जॉन मिल्टन का जिसमें मास्क यूज हुआ है? प्ले, ड्रामा, कुछ भी आप बोल सकते हो। क्या थी वो? कॉमस जॉन मिल्टन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत फेमस और प्रोमिनेंट वर्क माना जाता है। जॉन मिल्टन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। कुछ राइटर्स के मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। ये ऐसे राइटर्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में पूछा ही जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइसिडियस भी जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ये क्या थी हमारी? एन एलिजी। ये एलिजी थी, कौन सी एलिजी थी? पेस्टोरल एलिजी थी, जो इन्होंने किसके लिए लिखी थी? इनका जो फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने एक एलिजी लिखी थी। लेमेंट सॉन्ग बोलते हैं जी, सॉरोफुल सॉन्ग, जो कोई मर जाता है उसकी डेथ पे लिखा जाता है, वो एलिजी होती है। एरोपेजेटिका, ये भी हमारा जॉन मिल्टन का था। तो वर्क्स भी पूछे जाते हैं, आपको राइटर्स के वर्क्स भी याद करने पड़ेंगे, जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके प्रोमिनेंट वर्क्स। माइन्यूट, छोटे से छोटा वर्क भी पूछ लेते हैं। What post did Milton hold during the Commonwealth government? कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के टाइम पे मिल्टन कौन सी पोस्ट पे थे? ये याद रखना है, जो मिल्टन थे वो ह्यूमैनिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, और सबसे बड़ी बात ये प्यूरिटन थे। तो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट कौन सी थी? प्यूरिटन गवर्नमेंट थी। अच्छा, अभी कौन सी पोस्ट पे थे? लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे। ये आपको याद रखना है, मिल्टन पे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड? अब कौन सी एज में मिल्टन जो थे वो अंधे हो गए थे? 44। जब ये 44 ईयर्स के थे, इनकी जो रोशनी थी आंखों की वो चली गई थी। इन्होंने अपनी मतलब आंखों की रोशनी जाने पर एक पोएम भी लिखी थी, उसका नाम क्या था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। याद रखना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और जॉन मिल्टन पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी कितनी शादियां हुई थी, तो इनकी 3 शादियां हुई थी। बाकी मैं डिटेल में तो आपको कराऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। Lycidius is a pastoral elegy written by Milton on the death of his friend। अभी मैंने आपको बताया Lycidius जो थी वो पेस्टोरल एलिजी थी जो मिल्टन ने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी। कौन था वो फ्रेंड इनका? एडवर्ड किंग मिल्टन के फ्रेंड थे, जिनके डेथ पे जॉन मिल्टन ने एलिजी लिखी थी। आप लेमेंट सॉन्ग, सोरोफुल सॉन्ग कुछ भी बोल सकते हैं। जब मिल्टन के फ्रेंड की डेथ हो गई थी तो ही वॉज वेरी अपसेट और डिप्रेस्ड, तो उस पर इन्होंने एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम था लाइसिडियस। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आर्थर किंग, जो किंग आर्थर थे, इनका भी एक वर्क लिखा गया है, मोर्टे दे आर्थर। ये किसने लिखा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Who said of Milton? किसने कहा था मिल्टन के बारे में? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thy soul was like a star and dwelt apart.
मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है एग्जाम में। आपको इनकी कोटेशंस भी याद करनी पड़ेंगी, जो क्रिटिक्स ने इनके बारे में क्रिटिकल कमेंट्स किए थे, अप्रिशिएट किया था या जो भी मतलब क्रिटिसाइज किया था, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी। अभी बेसिकली आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए लिखा था, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन? मिल्टन ने कितने इंग्लिश सोनेट्स लिखे थे? टोटल कितने सोनेट्स मिल्टन ने लिखे थे? मिल्टन ने 18 सोनेट्स लिखे थे। जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने कितने सोनेट्स लिखे थे? 18 सोनेट्स लिखे थे। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में पूछा था एक क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे? उसका आंसर है 154। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से जो लास्ट के 2 सोनेट्स थे यानी कि 153 एंड 154 वो इन्होंने किसे डेडिकेट किए थे? क्यूपिड को डेडिकेट किए थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने सोनेट्स मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, मतलब वो कितने सोनेट्स थे जो विलियम शेक्सपियर ने जो हमारे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे ना इनके मिस्टर WH, उनके लिए लिखे थे। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भी मैं पहले करा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। द सिविल वॉर स्टार्टेड इन द ईयर, और विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी को भी जो सोनेट्स थे वो डेडिकेट किए थे। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने सोनेट्स डार्क लेडी को किए थे और कितने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को किए थे। द सिविल वॉर स्टार्टेड इन द ईयर, अब सिविल वॉर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1642 में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, ड्रामा क्लोज हो गए थे, वेमेन और वाइन जो थे उनको मतलब उनके ऊपर वो था, मतलब उनको भी बैन करने की कोशिश की गई थी, वाइन, वेमेन और ये क्या था हमारा ड्रामास। तो ये आपको याद रखना है, थिएटर्स क्लोज हो गए थे 1642 में। किसकी गवर्नमेंट के टाइम? जो चार्ल्स वन थे उनके टाइम बंद हुए थे। और किसने बंद कराए थे? प्यूरिटन्स ने बंद कराए थे। सिविल वॉर हुआ था, जो सपोर्टर्स थे चार्ल्स फर्स्ट के और राउंड हेड्स यानी कि पार्लियामेंट के सपोर्टर्स, इनके बीच वॉर हुई थी। भूलिएगा नहीं, हिस्ट्री के लिए प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। विच किंग वॉज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1649? वो कौन सा किंग था जिसे मरवा दिया गया था, एग्जीक्यूट करवा दिया गया था, उनकी मतलब गर्दन काट दी थी? कौन था वो? चार्ल्स फर्स्ट। जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया था। क्यों करा दिया गया था ये आपको प्रीवियस क्लास में मिल जाएगा। The entire period of Puritan is covered by the dominance of dash war। जो पूरा प्यूरिटन का मतलब पीरियड था वो उसमें जो बाय द डोमिनेंस ऑफ डैश और किसकी मतलब क्या हावी हो गया था, किस चीज की वॉर थी? क्या वॉर थी? सिविल वॉर। सिविल वॉर हुई थी। सॉरी। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल के लिए आपको प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देयर इज अ मार्क्ड डिके इन डैश राइटिंग ड्यूरिंग दिस एज। अच्छा, कौन सा था वो? कौन सा वर्क मतलब क्या था, कौन सा जॉनरा था जो बिल्कुल बंद हो गया था? ड्रामा। जो ड्रामा था वो गिर गया था। कब गिर गया था? प्यूरिटन, द एज ऑफ प्यूरिटन या फिर प्यूरिटन एज, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ एरा। इसमें जो ड्रामा था वो उसका डिक्लाइन हुआ था, और जो हमारी पोएट्री थी वो क्या हुई थी? उसकी अपराइज हुई थी, मतलब वो ऊपर चली गई थी। ऊपर इन द सेंस कि उस पर ज्यादा वर्क किया जाता था, पोएट्री ज्यादा लिखी जाती थी, लिरिकल वर्क्स पे फोकस किया जाता था। लेकिन जो ड्रामा था उसको वो कम हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, गिर गया था। डैश वॉज नोन एज द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। अब जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स था उसका सेंट किसे कहते थे? सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स कौन थे? वो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट। इनको क्या कहते थे? सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स कहते थे। ये भी आपको याद रखना है।
The term metaphysical was first used for the poets Cole and Donne. अब जो कॉले और डन थे, जॉन डन, इन दोनों के लिए एक मेटाफिजिकल, ये जो टर्म थी मेटाफिजिकल, ये यूज हुई थी. ये किसने फर्स्ट टाइम यूज की थी? कौन थे वो? जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन ने टर्म यूज की थी कॉले और डन के लिए. दोनों कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट्स थे. ये भी आपको याद रखना है. ये जो टर्म थी मेटाफिजिकल, ये किसने यूज की थी, मतलब किस डन और उनके लिए? जॉन ड्राइडन. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स? सॉरी, वो तो टर्म यूज की थी. अब मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स? ये हमारे थे सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. तो आपको ये याद रखना है, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन डैश वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स? अब वो कौन सा वर्क था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जिसमें इन्होंने ये अपना जो ये जो इनका था, ये जो टर्म थी मेटाफिजिकल पोएट्स, ये उन्होंने यूज की थी. ये था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन. लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये जो उनका वर्क था, इसमें सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने टर्म यूज की थी मेटाफिजिकल पोएट्स. याद रखना है. कॉइन किसने की थी पहले? ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. फ्रॉम द फॉलोइंग पोएट्स डैश सेड अबाउट जॉन डन ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स. अभी मैंने आपको बताया, he affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses where nature only should reign. कौन थे वो हमारे? जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन ने ये जो था he affects the metaphysics. जॉन ड्राइडन ने क्या बोला था? डन के लिए बोला था कि डन affects the metaphysics. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा. तो ये किसने कहा था? जॉन डन के लिए जॉन ड्राइडन ने कहा था. द लाइफ ऑफ जॉन डन कोइंसाइडेड विद द रेन्स ऑफ विच 3 एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में. वो जॉन डन की मतलब जो लाइफ स्पैन था, इनका टाइम पीरियड था, इसमें कौन से वो 3 जो थे मोनार्क्स थे, 3 मोनार्क्स थे जिन्होंने रूल किया था. मैरी फर्स्ट थी? नहीं, मैरी फर्स्ट तो थी नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया. मैरी फर्स्ट थी कौन? मैरी फर्स्ट जो हमारे जेम्स थे, जेम्स फर्स्ट, उनकी क्या थी? मदर थी. तो ये तो ऑब्वियसली ये तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था ये तो. जेम्स फर्स्ट ने रूल किया था. हाँ किया था जॉन डन के टाइम पे. चार्ल्स 1 ने भी किया था, लेकिन चार्ल्स 2 तो नहीं थे तब. चार्ल्स 2 कब आए थे? 1660 में आए थे, लेकिन उससे पहले तो जॉन डन की डेथ हो चुकी थी. तो ये भी हमारा ऑप्शन से हट चुका है. चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, किया था चार्ल्स फर्स्ट. अब फिर से इसमें चार्ल्स सेकेंड है, चार्ल्स सेकेंड ने नहीं किया था. तो हमारा आंसर क्या होगा? एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट. एलिजाबेथ फर्स्ट यानी कि एलिजाबेथियन एरा में जॉन डन थे. जेम्स 1 का पीरियड यानी कि जैकोबियन एज, उसमें भी जॉन डन थे. चार्ल्स फर्स्ट यानी कि कैरोलाइन पीरियड, उसमें भी जॉन डन थे. तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन. जॉन डन पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच इंक्लूड्स. अब जो जॉन डन थे, जॉन डन के पोएट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. मतलब इन्हीं पे वो लिखते थे. 3 टॉप मतलब 3 बेसिकली टाइप्स होती थी इनकी पोएट्री की, उसी में ये लिखा करते थे और उसको मतलब डिवाइड कर दिया गया था. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. वो क्या क्या था? एमोरिस, हाँ एमोरिस वर्क्स भी थे इनके. मेटाफिजिकल के लिए तो ये फेमस थे ही, सटायरिकल वर्क्स के लिए भी ये फेमस थे. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4. ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा.
और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी द रेस्टोरेशन पीरियड पे। हम पढ़ेंगे कि रेस्टोरेशन पीरियड था क्या, कैसे आया था, कैसे इसने इंग्लिश लिटरेचर को अफेक्ट किया था, ये सब हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन पीरियड में, यानी कि कल की क्लास में। 1660 से 700 का ये पीरियड था, ये हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी ये फाखरा मैम का बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच। 17 जनवरी से शुरू हो गया था, डेली 3 बजे इसकी क्लास होती है यूट्यूब पर। जिसे भी ये क्लास लेनी है आ जाइएगा 3 बजे 3 PM ETS पर। ETS चैनल पर क्लास होती है, ये वाला जो चैनल है इसी पर क्लास होती है। और जो ETS ऐप है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको आंसर मिल जाएगा। वहाँ पे डेली क्लासेस के लिंक वगैरह शेयर होते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा। एंड प्लीज जस्ट बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज शेयर। थैंक यू।